अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4 एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, जो कि है गुप्ता डायनेस्टी। तो डिटेल में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप कहाँ फॉलो कर सकते हो? टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मयूर मोगरे सर्च करना है, फॉलो करना है, चलिए करिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। मौर्यन एम्पायर, अखंड भारत और गुप्ता एम्पायर अगर हम देखते हैं तो गुप्ता एम्पायर भी काफी बड़ा था। अगर हम टेरिटोरियल वाइज देखते हैं तो काफी बड़ा था, लेकिन मौर्यन एम्पायर उससे भी बड़ा था। मौर्यन एम्पायर में हमें जो अखंड भारत है वो देखने को मिलता है और गुप्ता एम्पायर में वैसा नहीं है। अगर हम सदर्न पार्ट देखते हैं तो ये इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन मौर्यन एम्पायर में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा भारत मौर्यन एम्पायर का हिस्सा हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुप्ता डायनेस्टी जब हम देखते हैं तो हम इसे भी अलग अलग भागों में देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से कंपार्टमेंट वाइज हमारा यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी जो है वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो डायनेस्टी के बारे में, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो सोर्सेस है उसके बारे में, फिर हम देखेंगे जो राजा और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहे हैं, और जो टेरिटरियल एक्सपांशन है उसका एक्सटेंट है वो किस तरीके का रहा है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा रहा है, सोशल लाइफ कैसी रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहा है, जो सिग्निफिकेंस है डायनेस्टी का वो किस तरीके का रहा है, डायनेस्टी डिक्लाइन क्यों हुई, और बाकी अगर कुछ फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं तो वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में देखा था। उसमें हमने वेस्टर्न बोलिए, नदन बोलिए, सदन बोलिए, इस तरीके से देखे थे। अब उसमें हमने लास्ट में कुशांस के बारे में देखा था। अब ये जो गुप्तास है ना, गुप्तास कौन थे? जो कुशांस है उनके फीडियोटरीज थे, उनके फीडियोटरीज थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कुशान का एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होता गया तो ये जो फीडियोटरीज थे ये यहाँ पर पावर में आ जाते हैं। ये अपना जो वर्चस्व है वो यहाँ पर स्थापित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही चीज हमें यहाँ पर गुप्ता में देखने को मिलती है। आप फर्ज कीजिए ना कि मतलब कोई एक बहुत ही महान व्यक्ति है, ठीक है, और उसके अंडर में अगर कोई इंसान जो है वो काम कर रहा है और उसके बदले में उनको जमीन या फिर ऐसी कुछ चीजें मिलती है, तो जब उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा तो ये जो है ये अपनी पावर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, जो कुशांस थे उनके बारे में हमने देखा था कि वो एक्सीलेंट हॉर्समैन थे, है ना। मतलब वहां पर जो घोड़े होते हैं उनकी नाल भी उनके हाथ में है, बैठने के लिए इतना जबरदस्त तरीके का ये भी हमें देखने को मिलता था। अब इनसे उन्होंने जो घोड़सवारी हो बहुत अच्छी तरीके से सीख ली, तो इससे उनको गुप्तास को फायदा भी बहुत हुआ, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा बैकग्राउंड जो है गुप्ता एम्पायर का वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम राइज देखते हैं गुप्ता एम्पायर का तो वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। मतलब गुप्ता एम्पायर जब राइज हुआ तो फेवरेबल कंडीशंस भी हमें देखने को मिल रही थी। फेवरेबल कंडीशंस क्या थी? तो फेवरेबल कंडीशन जैसे कि यहाँ पर जो सिल्क ट्रेड है वो काफी प्रॉस्पर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। देखिए, जो नदर्न इंडिया है वहां पर ऑलरेडी जो सिल्क रूट है वो स्थापित हुआ था। अब सिल्क रूट स्थापित होने की वजह से जो सिल्क ट्रेड है वो भी प्रॉस्परस हो रहा था। अब गुप्ता एम्पायर अगर हम देखें तो नदर्न रीजन में उनका वर्चस्व जो है हमें देखने को मिल रहा था, और इसीलिए जो सिल्क ट्रेड है वो भी काफी अच्छे तरीके से गुप्ता एम्पायर में जो बढ़ावा है वो देते हुए देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पॉलिसी है, जैसे कि वॉर हो गया, जो लड़ाई होती है, डिप्लोमेसी होती है कि भैया साथ में आ जाओ, हम मिलकर उसको मार देते हैं। अच्छा, अब उसको मारना है, चलो भैया तुम साथ में आ जाओ, अब उसको मिलकर मारते हैं। ये जो डिप्लोमेसी है वो जबरदस्त तरीके से खेली गई। उसी के साथ साथ मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो भी जबरदस्त तरीके से खेला गया। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या है? तो
शादी कर लो योजना, है ना, ये शादी करके जो वर्चस्व है उनके साम्राज्य पर वो जमा लो योजना, इस तरीके के हमें जो योजनाएं हैं वो देखने को मिल रही थी। मतलब उससे शादी कर लो, उससे अगर शादी कर लेंगे तो उससे खतरा नहीं रहेगा, उसका जो टेरिटरी है वो भी अपना हो जाएगा। जो आयरन ओर है उसका प्रेजेंस सेंट्रल इंडिया में, साउथ बिहार में, ये भी उनको काफी जबरदस्त तरीके का जो बूस्ट है वो दे रहा था, क्योंकि जो वेपन्स बोलिए या फिर जो भी चीजें, आयरन का इस्तेमाल तो बहुत सारी जगहों पर होता है, तो इसके लिए भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था और इनका जो वर्चस्व है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसी के साथ साथ जो फर्टाइल लैंड है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। जब फर्टाइल लैंड हमें मिल जाती है तो खाने के लाले नहीं पड़ते हैं। खाने के लाले नहीं पड़ेंगे तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपका पेट भरा हुआ है तो बाकी चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हो, आपके किंगडम पर आप ध्यान दे सकते हो, आपके किंगडम को और एक्सपांड करने के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, और यही चीज़ यहाँ पर हो रही थी। अब देखिए गुप्ता जो है उन्होंने यहाँ पर सक्सीड कर लिया कुशांस के बाद बिना किसी टाइम लैग के, मतलब कुशान जाने के बाद गुप्ता पीरियड आने में कोई टाइम लैग जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब फटाफट वो गए और ये आते हुए हमें देखने को मिले। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस अगर हम देखते हैं डायनेस्टी के तो हमें अलग अलग सोर्सेज देखने को मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखने को मिलते हैं और लिटरेरी सोर्सेज देखने को मिलते हैं। देखिए सोर्सेज पर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपको सीधा आ जाएगा कि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें नीचे देखे में से कहाँ कहाँ से पता चलता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अगर हम देखते हैं तो कॉइन्स जो है उसके बारे में देखने को मिलता है, इंस्क्रिप्शन, एडिक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स बोलिए, स्तूपास, विहारास, अदर्स या आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, वो भी देखने को मिलते हैं। अब ये जो खासकर मॉन्यूमेंट्स का हिस्सा जो होता है ना हर डायनेस्टी में, जो हमने देखा हुआ है मॉन्यूमेंट्स के बारे में, तो वो हम आर्ट एंड कल्चर में और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में अगर हम देखें उसमें हमें रिलीजियस देखने को मिलता है, जैसे कि पुराण हो गए, है ना, धर्मशास्त्र हो गए। अगर हम सेक्युलर सोर्सेज देखते हैं, ट्रैवलर, ट्रैवलर की वजह से पता चलता है। ट्रैवलर कौन था? चाइनीज ट्रैवलर था जिसका नाम था फहीम। अब इसके रिगार्डिंग जो यूपीएससी मेंस है उसमें भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला कुछ साल पहले, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर प्लेज देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, पोएम देखते हैं, तो उसमें भी हमें कई सारे देखने को मिलते हैं, मतलब मुद्रा राक्षसा। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम रामगुप्ता की जो डिफीट है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दो इंस्क्रिप्शन है, एक है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और दूसरा हमें मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इलाहाबाद प्रयागराज है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाम भी सिमिलर देखने को मिल रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, ये यहाँ पर नाम दिया गया था इंस्क्रिप्शन का। तो किसने किया था? हरिसेना जो है, हरिसेना जो यहाँ पर पोएट था समुद्रगुप्त के कोर्ट में। ये भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसके कोर्ट में कौन था, उसके कोर्ट में कौन था। तो यहाँ पर जो हरिसेना है, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता हम आगे देखेंगे, उसने यहाँ पर कंपोज किया था, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आपको पता रहना चाहिए। दूसरा है मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। ये अगर हम देखते हैं, मेहरौली आयरन पिलर है जिसमें यहाँ पर कुतुब मीनार जो है दिल्ली का उसके पास फिक्स किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त टू जो है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये अलग अलग किंग्स हमें देखने को मिलते हैं। मौर्यन डायनेस्टी का अगर हम देखें तो उसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलता है, और फिर जब हम गुप्ता एम्पायर देखते हैं उसमें चंद्रगुप्त वन एंड चंद्रगुप्त टू जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब यहाँ पर किंग्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए इससे क्या होता है, इससे आपकी रिवीजन जो है ना फटाफट हो जाती है। एक जगह पर ही आपको अगर सारे राजा पता चल गए किंगडम के तो आपकी फटाफट रिवीजन हो जाती है। तो सबसे पहले हमें श्रीगुप्ता जो है ये देखने को मिलता है, उसके बाद चंद्रगुप्त वन जो है ये देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन, ठीक है। इसे रियल फाउंडर जो है ये कहा जाता है गुप्ता एम्पायर का। फिर समुद्रगुप्ता हमें देखने को मिलता है, इसे इंडियन नेपोलियन जो है ये भी कहा जाता है। उसके बाद हमें रामगुप्ता जो है ये देखने को मिलता है, रामगुप्ता। उसके बाद चंद्रगुप्त टू जो है ये देखने को मिलता है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि रामगुप्ता से चंद्रगुप्त टू जो है ये कैसे थ्रोन पर आया, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद हमें कमरगुप्ता जो है ये देखने को मिलता है, और फिर स्कंदगुप्ता जो है ये हमें देखने को मिलता है। और यहाँ तक जो स्कंदगुप्ता था यहाँ तक काफी अच्छा किंगडम जो है वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो सक्सेसर्स थे ये काफी वीक सक्सेसर्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो साम्राज्य है वो भी धीरे 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 डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलता है। तो आइए इन राजाओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त वन, जिसे रियल फाउंडर जो है वो कहा जाता है। तो रियल फाउंडर जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि उसने खुद को महाराजाधिराज ये पदवी दी थी। महाराजाधिराज, ग्रेटेस्ट ऑफ देन किंग,
मतलब जितने भी राजा है उनका सबका महाराज, वो यहाँ पर महाराज अधिराज किसने बोला था? चंद्रगुप्त वन ने बोला था, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आसपास के छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं ना, उनको खुद के अंदर शामिल कर लेना, सक कर लेना, इस तरीके से इसे जाना जाता था। मैट्रिमोनियल अलायंस ये काफी फेमस था चंद्रगुप्त का, अगर हम देखते हैं तो इसी तरीके से हमें कौन सा एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो लिच्छवी प्रिंसेस है नेपाल की, उसके साथ शादी कर ली और पॉलिटिकल पावर जो है वो यहाँ पर काफी एक्सपांड कर ली। यहाँ पर मतलब बेसिकली कौन सी योजना चलाता था? शादी करके साम्राज्य बढ़ाओ योजना। अब यहाँ पर गुप्ता जो है प्रोबेबली ये वैश्यस थे, ऐसा बोला जाता है। वैश्यस मतलब क्या? तो हमने देखा हुआ है, जो वर्ण सृष्टि में देखने को मिली थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, तो ये हमें देखने को मिल रहा था। तो अगर हम गुप्तास देखते हैं तो ये हमें वैश्यस देखने को मिलते थे। उसी के साथ साथ उसने गुप्ता एरा जो है शुरू किया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर गुप्ता साम्राज्य जो है वो यहाँ पर बढ़ता ही चला गया। अब देखिए, वैश्यस रहने के बाद जब ये क्षत्रिय से शादी करते थे तो अपने आप में ये उनके लिए एक प्रेस्टीज की बात थी, है ना। अब समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त वन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी नजरों के सामने आना चाहिए, समुद्रगुप्त, दो चीजें ध्यान में आना चाहिए आपको। समुद्र मतलब समंदर जो है, उससे आप याद रखें समुद्रगुप्त समंदर है, और समुद्र के पास इमेजिन कीजिए कि राजा है वो वीणा बजा रहा है, वो संगीत जो है वो बजा रहा है। तो इसे जो समुद्रगुप्त है उसे संगीत से काफी ज्यादा प्यार था, संगीत जो उसे काफी ज्यादा पसंद था। तो ये कैसे हमें पता चलता है कि उसकी जो इमेज है, मतलब वीणा जो है वो बजाते हुए वो कॉइन्स में हमें देखने को मिलती है। तो ये प्रूफ है कि उसे म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ये आप इमेजिन कीजिए कि समुद्र के पास यहाँ पर एक राजा बैठा हुआ है और वो म्यूजिक जो है वो बजा रहा है। उसी के साथ साथ नेपोलियन जो है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये भी इसे कहा गया है। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है किसके द्वारा? विंसेंट स्मिथ के द्वारा। तो दो क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, किसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है, उसी के साथ साथ नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को किसने कहा है। तो ऐसे दो क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी का ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर में से एक था। रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसने वैष्णविज्म जो है ये फॉलो किया था, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसने कौन सा जो सेक्ट है ये फॉलो किया था, रिलीजन जो है वो फॉलो किया था। और उसी के साथ साथ बुद्धिज्म जो है उसमें भी उसका इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने यहाँ पर संस्कृत लिटरेचर जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट किया था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कोर्ट पोएट जो है वो हमें हरिसेना देखने को मिलता है। हमने स्टार्टिंग में देखा है ना, हरिसेना, इलाहाबाद पिलर, है ना, इंस्क्रिप्शन जो हमें देखने को मिल रहा है। समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट था हरिसेना, ठीक है। इसने इसे हीरो ऑफ 100 बैटल जो है उससे संबोधित किया। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हीरो ऑफ 100 बैटल जो है ये किसको कहा जाता है? तो ये भी समुद्रगुप्ता जो है उसे कहा जाता है। समुद्रगुप्ता जो उसने अपना एक्सपांशन कैसे किया, एम्पायर का एक्सपांशन कैसे किया, तो देखिए इसमें हमें सदर्न पॉलिसी देखने को मिलती है और नदर्न पॉलिसी देखने को मिलती है। सदर्न पॉलिसी मतलब नीचे की अगर हम पॉलिसी देखते हैं तो उसने यहाँ पर पूरा अपने अंडर में नहीं ले लिया, उसने उनके ऊपर सोवरेनिटी जो है वो स्थापित नहीं की। उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर वो किंगडम्स को एनेक्स नहीं किया, बल्कि उसने उन रूलर्स को, उन राजाओं को हराया, और फिर हराने के बाद उनको उनका साम्राज्य दे दिया कि लो तुम लो, लेकिन मेरे अंडर में तुम काम कर रहे हो। याद है मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आपने पढ़ा हो मॉडर्न हिस्ट्री में सब्सिडरी अलायंस है वो हमें देखने को मिलता है ना। तो थोड़ा बहुत उसी तरीके का हमें ये देखने को मिलता है कि ठीक है ये साम्राज्य जो है उसको मैंने हरा दिया, अब ये मेरा है, ठीक है, लेकिन राज जो है वो तुम करो, लेकिन पूरा मेरे हिसाब से तुम काम करोगे। अब वो अलग है कि वहां पर जो ब्रिटिशर्स है वो खुद की सेना जो है वो खड़ी कर देते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत उसी तरीके का जो इंस्टेंस है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें सदर्न पॉलिसी में इसका देखने को मिल रहा था। वही अगर हम नदर्न पॉलिसी देखते हैं तो इसमें जो राजा है उसको हराकर वो अपना सुप्रीम कंट्रोल जो है वो ले लेता था समुद्रगुप्ता, ठीक है। और बाकी अगर हम देखते हैं बाकी पॉलिसीज में तो ट्राइबल पॉलिसी थी, बॉर्डर एरिया पॉलिसी थी, आइलैंड पॉलिसी थी, ये सभी हमें देखने को मिल रहे थे। मिलिट्री अचीवमेंट जो है समुद्रगुप्ता के, वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो हमने देखा था ना, मतलब प्रयागराज जो है वहां का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें देखने को मिलता है। अब देखिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें लॉन्ग लिस्ट है कि राजा, ट्राइब्स, उनको किस तरीके से कॉन्कर किया जाता था, किस तरीके से सब्ड्यूट किया जाता था, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में कैसे? फर्स्ट में 12 स्टेट जो है दक्षिण पट्स ये हमें देखने को मिलते हैं जो कैप्चर किए गए और फिर लिबरेट कर दिए गए, मतलब कैप्चर किए गए और फिर लिबरेट कर दिया गया उनको। दूसरा हमें देखने को मिलता है 8 राजा
मतलब आर्यव्रता जो है 8 राजा जिनको यहाँ पर अपने अंडर में ले लिया गया। तीसरा अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें रूलर्स देखने को मिलते हैं कुछ फॉरेन स्टेट्स के, जिनको यहाँ पर एकदम छोटी इसमें रिड्यूस जो है वो कर दिया गया। बॉर्डर स्टेट्स और ट्राइबल रिपब्लिक अगर हम देखते हैं तो इनको यहाँ पर क्या किया गया कि तुमको जो टैक्सेस है वो पूरे पे करने पड़ेंगे। मतलब जो ट्राइबल जो था उनको यहाँ पर फोर्स किया गया कि तुमको सभी तरीके के टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, जो राजा बोलेगा वो सारी की सारी चीजें जो है वो तुमको माननी पड़ेगी। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब सदन इसमें अगर हम देखें, सदन इसको कैप्चर किया और फिर उसके बाद राजाओं को दे दिया कि ठीक है तुम यहाँ पर संभालो लेकिन हुकूमत मेरी चलेगी। नदन इसमें अगर हम देखते हैं तो वहां पर राजाओं को हरा कर वो पूरा अपने अंडर में ले लिया। और अगर हम ट्राइबल देखते हैं तो वहां पर टैक्सेस तुमको पे करना पड़ेगा, राजा जो भी बोल रहे हैं वो तुमको आदेश जो है उसका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ में हमें देवपुत्र कुषाण जो है वो देखने को मिलता है, उसके आइलैंड स्टेट्स देखने को मिलते हैं जो कि ऑफर्ड किए गए देयर ओन पर्सन फॉर सर्विस टू समुद्रगुप्ता, कि हम आपके शरणागत है, हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो सहयोग है वो करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आइलैंड का भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ कहाँ पर दिया गया है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें सभी तरीके की समुद्रगुप्ता जो है किस तरीके से यहाँ पर एनेक्सेशन किया करता था, समुद्रगुप्ता कैसा अपना साम्राज्य एक्सपांड कर रहा था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी दी गई है। अब यहाँ पर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अगर हम देखते हैं तो हरिसेना कोर्ट पोएट जो है समुद्रगुप्ता का, उसने यहाँ पर इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसमें 33 लाइंस देखने को मिलते हैं। समुद्रगुप्ता कविराज यहाँ पर बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो समुद्रगुप्त है उसको किस नाम से संबोधित किया गया है, कविराज करके हमें यहाँ पर संबोधन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वर्सेस जो है वो कंपोज किया करता था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो उसमें लॉन्ग लिस्ट है स्टेट्स की, किंग्स की, ट्राइब्स की, जो यहाँ पर कॉन्कर्ड किए गए थे, खुद के अंडर में जो है वो लिए गए थे। इंस्क्रिप्शन जो है वो क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है नगारी स्क्रिप्ट के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है ना, ये पॉइंट ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर जो किताब है और जो वीडियोज है उसमें फर्क यही होता है, किताब में फालतू की चीजें भी लिखी हुई होती है, यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो लिखी हुई है। तो यहाँ पर नगारी स्क्रिप्ट जो है उसमें लिखा गया है क्लासिकल संस्कृत में। सिग्निफिकेंस जो है उसका क्या हमें देखने को मिलता है, सेम पिलर जिसपे अशोका का पीस लविंग इंस्क्रिप्शन जो है वो ठोपा गया है, वो लिखा गया है, वो यहाँ पर समुद्रगुप्ता का जो मिलिट्री अचीवमेंट्स है वो भी लिखे गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सोचिए कि कौन सा पिलर है जिसपे अशोका का जो पीस लविंग है और जो समुद्रगुप्ता है उसका मिलिट्री अचीवमेंट दोनों लिखे गए हैं। तो वो हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। समुद्रगुप्ता उसका जो एक भव्य यहाँ पर हमें साम्राज्य देखने को मिलता है ना, जो उसका पॉलिश्ड इंटेलेक्ट है, ये सारी चीजें उसकी जो स्किल्स है, पोएटिक स्किल्स है, वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर आते हैं चंद्रगुप्त 2 पर। तो हमने चंद्रगुप्त 1 देखा जिसे मतलब ऑलमोस्ट फाउंडर जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हमने समुद्रगुप्त देखा, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देखी। अब यहाँ पर आता है चंद्रगुप्त 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हमें यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी का देखने को मिलता है। उसकी जर्नी अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि विशाखदत्ता, मतलब उसका जो प्ले है कौन सा है, तो देवी चंद्रगुप्तम, उसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है रामगुप्ता का, ठीक है, रामगुप्ता जो है उसका मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आपको अगर याद हो तो समुद्रगुप्त जो है, इसके बाद हमें यहाँ पर रामगुप्ता जो है ये देखने को मिलते हैं, और इन्हीं का यहाँ पर जिक्र जो है उस प्ले में किया गया है। और इस प्ले के तहत ही हमें समझ में आता है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त 2 जो है वो इसे मारकर कैसे ऊपर आता है। अब देखिए क्या होता है, जो शाकाज है ना, शाका किंग था, हमने शाकाज के बारे में देखा है लास्ट लेक्चर में। तो जो शाका किंग था वो जो रामगुप्ता है उसके साथ एक ट्रीटी, एक संधि करता है, और काफी ह्यूमिलेटिंग संधि होती है। उसमें क्या करना होता है कि रामगुप्ता की जो वाइफ है ना, जिसका नाम था ध्रुव देवी, उसको जो शाका किंग है उसके पास भेजना होता है। अब रामगुप्ता का यंगर ब्रदर, मतलब छोटा भाई, जिसका नाम है चंद्रगुप्त 2, जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि रामगुप्ता, उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त 2, उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, उसको ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी बिल्कुल रास नहीं आती है, और इसी के चलते वो शाका के साम्राज्य में घुस जाता है और उसको मार देता है। और फिर जो खुद का बड़ा भाई है रामगुप्ता, उसको भी मार देता है और खुद थ्रोन पर आ जाता है, और जो रामगुप्ता की वाइफ थी ध्रुव देवी, उसके साथ वो शादी भी कर लेता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो हमने किंग का देखा था वो स्लाइड पे चलते हैं और फिर और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम आ गए हैं उस स्लाइड पर जहां पर हमने राजाओं के बारे में देखा है। तो देखिए यहाँ पर समुद्रगुप्ता है, समुद्रगुप्ता के बाद हमें रामगुप्ता जो है वो देखने को मिलता है। रामगुप्ता का छोटा भाई मतलब चंद्रगुप्त 2। अब रामगुप्ता जो है उसके साथ एक ह्यूमिलेटिक संधि होती है शाका रूलर की, शाका किंग की। उसके तहत जो रामगुप्ता की वाइफ है उसको उसके पास भेजना पड़ता है।
लेकिन चंद्रगुप्त टू को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इसीलिए वो शाका के किंगडम में जाकर उसको मार देता है और फिर अपने जो बड़े भाई है रामगुप्ता उसको भी मार देता है और उसकी जो वाइफ है उसके साथ खुद शादी कर लेता है। तो ये एक स्टोरी हमें देखने को मिलती है किस तरीके से चंद्रगुप्त टू जो है वो थ्रोन पर आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है गुप्ता डायनेस्टी का वो बन जाता है। अब देखिए जब इसकी विक्ट्री हो जाती है, जब ये जीत जाता है, जब ये थ्रोन पर आ जाता है तो चंद्रगुप्त जो है वो हॉट सेक्रीफाइस भी परफॉर्म करता है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर सकारी ये टाइटल जो है वो ले लेता है। सकारी टाइटल मतलब क्या है, जो साकास है उनको मारने वाला, साकास का शिकार करने वाला साकारी, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और उज्जैन जो है उसको अपने कंट्रोल में लेकर आ जाता है। उज्जैन जो है बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटी जो है वो यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर जो शाकाहारी है या फिर विक्रमादित्य है वो चंद्रगुप्त टू को कहा जाता है। तो शाकाहारी विक्रमादित्य टू, ये क्यों? क्योंकि शाकाहार जो उसको मारा था, उनका शिकार किया था, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि शाकाहारी मतलब जो एनिमी है शाकास का वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और इसीलिए शाकाहारी खुद को ये नवाज देता है। और विक्रमादित्य जो है वो भी इससे भी इस अवधि से भी वो खुद को नवाजता है। तो चंद्रगुप्त टू को शाकाहारी बोलिए या विक्रमादित्य बोलिए, ये दोनों इससे हमें देखने को मिलता है। विक्रम संवाद एरा जो है वो यहाँ पर शुरू करता है चंद्रगुप्त टू अराउंड 4th CAD। यहाँ पर जो शाकास जो है उसको डिफीट करने के बाद विक्रमादित्य जो है ये टाइटल भी यहाँ पर ले लेता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चंद्रगुप्त टू, शाकाहारी और विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू जो है उसने अपना एम्पायर एक्सपांड कैसे किया, तो इसमें हमें मैट्रिमोनियल अलायंस जो है वो देखने को मिलता है। मतलब देखिए उसने खुद यहाँ पर जो कुबेर नगा है उससे शादी की, मतलब नागा प्रिंसेस जो है सेंट्रल इंडिया की, उससे यहाँ पर खुद शादी कर लेता है जिससे कि अपना जो एक्सपांशन है, अपना जो साम्राज्य है उसका एक्सपांशन यहाँ पर हो जाए। उसी के साथ साथ अपनी जो डॉटर है प्रभा देवी, उसको वाटाकाट प्रिंस जो है, मतलब वाटाकाटा भी बोलते हैं या फिर वाटाकाट प्रिंस जो है, उसको यहाँ पर दे देता है। और उसके बाद प्री मैच्योर डेथ जो है प्रिंस की, उसके वजह से यहाँ पर जो प्रभावती है वो पूरा जो टेरिटरी है वो संभालती है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रभावती कौन थी, तो इसकी डॉटर ही थी, है ना। तो इनडायरेक्टली पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो इसके हाथ में आ जाता है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है मैरिज का वो किस तरीके का था, वाटाकास जो है ये यहाँ पर ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिकल पोजीशन जो है डेक्कन रीजन में वो यहाँ पर लेकर थे। तो इस तरीके से जो डेक्कन रीजन है वो उसने अपने तरफ ले लिया। शाकास जो वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिल रहा था उसको तो उसने पहले ही हरा दिया था, है ना। तो इस वजह से चंद्रगुप्त टू जो है उसने काफी सारी टेरिटरी को अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिवर सिंध यहाँ पर उसने कॉन्वर्ट कर लिया था कुछ बैक्टीरिया एरिया। उसी के साथ साथ यहाँ पर वेस्ट में अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न में गुजरात, मालवा, काठियावाड़ ये पूरा ले लिया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एनिमी है वंगा बोलिए, भंगा बोलिए, ये सब उसने अपने अंडर में ले लिए थे। मतलब बहुत सारी टेरिटरी जो है वो उसके अंडर में हमें देखने को मिली थी। चंद्रगुप्त टू एम्पायर जो है ये वेस्ट में जो ब्रोच है, सोपारा है, वहां तक एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिला। ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो ईस्टर्न बंगाल तक हमें देखने को मिलता है। और साउथ में अगर हम देखते हैं तो नर्मदा रिवर जो है वो यहाँ पर बाउंड्री फॉर्म हो जाती है। लेकिन वो बाउंड्री भले ही रहे लेकिन उसके बाद भी मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से वो भी साम्राज्य जो है उसके अंडर में देखने को मिलता है। तो अगर इनडायरेक्टली देखें तो इस तरीके से हमें ओरिजिनली गुप्ता एम्पायर जो है वो इतना हमें देखने को मिलता है जो आपको पिंक इसमें नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वाटाकाटास थे या फिर वाटाकास बोले तो वो क्या होता है, वो मैट्रिमोनियल अलायंस से अपने अंडर में ले लेता है ये वाले साम्राज्य को, और ये वाला जो है ये शाकास का था ये अपने अंडर में ले ही लेता है। तो इस तरीके से अच्छा खासा साम्राज्य जो है वो हमें जो चंद्रगुप्त टू है उसके अंडर में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर चाइनीज ट्रेवलर जो है उसके बारे में देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा गया है। अब देखिए जो यहाँ पर फिन विजिट है उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो बुद्धिज्म जो है वो काफी फ्लोरिशिंग कंडीशन में थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर हम देखते हैं तो। लेकिन जो गैंगनेटिक वैली थी, है ना, जो ये वाला एरिया था, इसमें जो बुद्धिज्म है उसे निग्लेक्ट कर दिया गया था। और इसीलिए इसने जो गैंगनेटिक वैली है उसको रेफर किया था एज अ लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म किसने रेफर किया था, तो ये आपको नाम जो है ये पता रहना चाहिए, आनंद फानन, ठीक है। फहीन जो है उसने यहाँ पर अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट यहाँ पर किया था सम ऑफ बुद्धिस्ट होली प्लेसेस, जैसे कि कपिला वस्तु बोलिए, उसी के साथ साथ कसीनगर बोलिए, ठीक है, इसको उन्होंने अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट बोला था। उसी के साथ साथ वो पॉलिटिकल अफेयर जो है उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसको के साथ कौन संधि कर रहा है, किसके साथ कौन ट्रीटी कर रहा है। वो सिर्फ यहाँ पर प्राइमरीली रिलीजन के इससे इंपॉर्टेंस में आया था, मतलब यहाँ पर रिलीजन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट था। तो उसी वजह से ये हमें देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है रिलीजन पर उसने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड की, क्योंकि उसी वो प्राइमरली वही ऑब्जेक्टिव से आया था।
सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो है गुप्ता एम्पायर का, लेकिन उसने नाम जो है चंद्रगुप्ता टू ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया साहब। मतलब उसने यहाँ पर जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उनकी सोशल कंडीशन है, जो रिलीजियस कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो दी, लेकिन चंद्रगुप्त टू जो है ये यहाँ पर रेफर नहीं किया गया। अब ये कैसे आया था इंडिया में, लैंड रूट जो है उससे आया था। मेन पर्पस जो था वो था कि यहाँ पर लैंड ऑफ बुद्धा जो है वो देखे और जो बुद्धिस्ट मनुस्क्रिप्ट है इंडिया में उसे यहाँ पर गैदर करे, उसे यहाँ पर कलेक्ट करे। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कल्चरल प्रोग्रेस अगर हम देखते हैं चंद्रगुप्त टू में, तो पावर और ग्लोरी जो है गुप्ता एम्पायर की वो पीक पर आ चुकी थी। चंद्रगुप्ता के एरा में पीक पर थी, सबसे टॉप पर थी। ठीक है, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे टॉप पर, जेनिथ पर इनका जो गुप्ता साम्राज्य है वो लेकर गया। उसने यहाँ पर काफी मतलब जो लिटरेरी फिगर्स है उनको भी पेट्रोनाइज किया, जैसे कालिदास बोलिए, उसी के साथ धनवंतरी बोलिए। ठीक है, उसका जो कोड था उसमें 9 जेम्स या फिर ज्वेल्स जो है वो हमें देखने को मिलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जेम्स 9 ज्वेल्स किसके इसमें देखने को मिलते थे, चंद्रगुप्त टू के इसमें देखने को मिलते थे, विक्रमादित्य के इसमें देखने को मिलते थे। ठीक है, ये काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है किसके इसमें देखने को मिलते थे, क्योंकि देखिए हाई लेवल ऑफ कल्चरल प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा था, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर गुप्ता पीरियड जो है वो इतना कल्चरल प्रोग्रेस होने के बाद, इतना अच्छा फल फूलने के बाद इस साम्राज्य को रेफर किया जाता है एज अ गोल्डन एज। क्या रेफर किया जाता है, गोल्डन एज। तो यहाँ पर फिगर मैंने इसलिए ली है फोटो, जिससे कि आपको याद रहे, छप जाए आपके दिमाग में, गोल्डन एज ऑफ गुप्तास। ठीक है, और उसी के साथ साथ कल्चरल प्रॉस्पेरिटी जो है वो फ्लरिश हो रही थी। आर्ट बोलिए, कल्चर बोलिए, कालिदास थे यार, क्या बात कर रहे हो, होगा नहीं क्या। तो ये 9 जेम्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर नवरत्न हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शंकु है आर्किटेक्चर, यहाँ पर घटकर्पु है जो स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कालिदास है, संस्कृत पोएट और राइटर। उसी के साथ धनवंतरी है जो फिजिशियन था। उसी के साथ साथ वेटला है जो यहाँ पर भट्टा मैजिशियन था। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें अमर सिम्हा देखने को मिलता है, संस्कृत यहाँ पर जो लेक्सिकोग्राफर था। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर शपनक है एस्ट्रोलॉजर वो देखने को मिल रहा था। वहरमविहार ये मैथमेटिशियन एस्ट्रोलॉजर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ जो वररुचि है मतलब ग्रामेरियन और संस्कृत स्कॉलर, ये हमें यहाँ पर 9 जेम्स देखने को मिलता है। काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैथ्स द पेयर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर आपको कालिदास, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको अमर सिम्हा, उसी के साथ साथ आपको शंकु ये दे देंगे और ये कौन थे। ठीक है, जैसे शंकु आर्किटेक्चर था, कालिदास संस्कृत पोएट, तो ऐसे आपको मैथ्स द पेयर में पूछा जा सकता है। और उसी के साथ एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्वेश्चन कैसा आता है। तो ये यूपीएससी जो है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये 2020 जो एग्जाम थी उसमें यूपीएससी के पेपर में आया था। विथ रेफरेंस टू स्कॉलर्स लिटरेरर्स एंशिएंट इंडिया, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। इसमें पनिनी जो है ये एसोसिएटेड है पुष्यमित्र शुंगा से। दूसरा है अमर सिम्हा जो है ये एसोसिएटेड है हर्षवर्धन से। और कालिदास जो है एसोसिएटेड है चंद्रगुप्त टू से। तो यहाँ पर 9 जेम्स देखिए, कालिदास हमें चंद्रगुप्त टू के इसमें देखने को मिल ही रहा है ना। तो ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है एकदम ही सही हो जाता है। अगर हम दूसरा देखते हैं अमर सिम्हा, ये भी हमें गुप्ता इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए अमर सिम्हा ये हमें गुप्ता एज में देखने को मिल रहा है, ना कि हर्षवर्धन, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। अब ये अगर गलत हो रहा है तो आप खुद सोचिए कि जवाब निकालना कितना आसान है। ये इलिमिनेट हो गया, ये इलिमिनेट हो गया और ये भी इलिमिनेट हो गया। मतलब जवाब जो है वो सीधे तरीके से सिर्फ सी बनता है, क्योंकि ये पता रहे ना रहे उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इसीलिए 9 जेम्स इतने इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। और ये मैं 2020 की यूपीएससी की प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। मैथ्स द पेयर में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये 9 के 9 रत्न जो है ये पता रहना बहुत जरूरी है। अब फिर हम आते हैं यहाँ पर कुमारगुप्ता पर। कुमारगुप्ता अगर हम देखते हैं तो ये सन था, सक्सेसर था चंद्रगुप्त टू का। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जनरल पीस और प्रॉस्पेरिटी इसके काल में हमें देखने को मिलती है। मतलब ना ही कोई शोर, ना ही कोई शराबा, ना ही कोई बहुत बड़े बड़े जो वध है या फिर जो वॉर है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमें पीस और प्रॉस्पेरिटी का ये एज जो है वो देखने को मिलता है। लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन जो है ये यहाँ पर एम्पायर में फाउंड किए गए। नो मेजर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है इस पीरियड में हमें देखने को, कोई भी मेजर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और इसमें हमें यहाँ पर मतलब एंड जब हमें देखने को मिल रहा था, ये जो साम्राज्य है इसका एंड जब हमें देखने को मिल रहा था, पावरफुल वेल्दी ट्राइब जो है ऑफ सेंट्रल इंडिया ये यहाँ पर नर्मदा बैंक्स पर रह रहे थे, जिसे पुष्यमित्र जो है कहा जाता है। उन्होंने गुप्ता आर्मी को डिफीट किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, गुप्ता आर्मी को किसने डिफीट किया था, पुष्यमित्र जो है, इनके द्वारा यहाँ पर डिफीट जो है वो हमें देखने को मिल रही थी।
और फिर यहाँ पर जो कुमार गुप्ता है इसने फाउंडेशन रखा था नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसके इसमें देखने को मिलती है, तो कुमार गुप्ता जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं स्कंद गुप्ता पर। अब देखिए स्कंद गुप्ता जो है ये सक्सेसर था कुमार गुप्ता का, और स्कंद गुप्ता जो है ना इसका कभी भी पूरा वर्चस्व नहीं रहा और जो लोग हैं उनका सपोर्ट भी इसको नहीं मिला। तो ये साइन हमें देखने को मिल रही थी फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर की। अब देखिए जो हुन इन्वेजन था, हुन्स काफी खतरनाक थे। हुन इन्वेजन जो उसको उसने चेक किया लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कंप्लीटली क्रश जो है वो नहीं कर पाया। अब ये जो वॉर इसके हुन्स के साथ हो रहे थे इसके वजह से जो तिजोरी होती है उस पर काफी बड़ा झटका लगा, मतलब जो यहाँ पर रिसोर्सेस है उस पर काफी ज्यादा स्ट्रेन जो है वो आ रहा था। और इसीलिए जो स्कंद गुप्ता है उसकी डेथ के बाद जो गुप्ता एम्पायर है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, उसके जो सक्सेसर्स है वो टिका नहीं पाए। उसे क्रेडिट दिया जाता है कि पुष्यमित्र को हराने वाला भी, क्योंकि अगर आपको याद होगा लास्ट स्लाइड में ही हमने देखा हुआ है कि यहाँ पर जो पुष्यमित्र है उन्होंने डिफीट किया था गुप्ता आर्मी का। तो इसका ही बदला लेते हुए यहाँ पर जो स्कंद गुप्ता है उसने क्या किया, पुष्यमित्र जो है उनको हराया, ठीक है। और उसी के साथ स्कंद गुप्ता जो है उससे यहाँ पर वेल नोन है ये जो सुदर्शन लेक है उसे यहाँ पर रिनोवेट करने के लिए, आपको याद है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना उसमें इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सुदर्शन लेक उसे रिनोवेट करने का जो श्रेय है वो भी यहाँ पर स्कंद गुप्ता को दिया जाता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें मैप देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट मैप है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए ये मैप, क्योंकि इस मैप के जरिए आपको पता चलेगा कि गुप्ता एम्पायर जो है वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ था। आप देख सकते हो चंद्रगुप्त वन जो है उससे सब कुछ शुरू होता है। चंद्रगुप्त वन हालांकि ये ऑफिशियल तौर पर फाउंडर नहीं था लेकिन इसे ही फाउंडर जो है उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। चंद्रगुप्त वन अगर हम देखते हैं तो इतना एम्पायर जो है वो हमें इसका देखने को मिलता है। अगर हम समुद्रगुप्त देखते हैं तो इसने इतना बड़ा एम्पायर जो है वो यहाँ पर ले लिया था, और इसी वजह से तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इतना वास्ट जो एम्पायर है वो उसने खड़ा कर दिया था। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त टू अगर हम देखते हैं उसने मैट्रिमोनियल अलायंस ये सारी चीजें करते हुए यहाँ पर ये जो है ये भी ले लिया, साका जो है उनको यहाँ पर मार दिया था अगर आपको याद होगा। फिर जो ये अपना भाई है उसको हत्या करके उसकी जो वाइफ है जो रानी है उसके साथ शादी कर ली थी, है ना। और उसी के साथ साथ जो वटाकटा है उधर भी उसने मतलब ऑफिशियल तौर पर नहीं लेकिन मैट्रिमोनियल अलायंस करके वो भी अपने ताबे में जो है वो ले लिया था। तो इस तरीके से बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो भी हमें गुप्ता एम्पायर का देखने को मिलता है। तो ये आप मैप याद रखिए, इसके जरिए आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो याद रह सकती है। तो आइए अब यहाँ पर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है गुप्ता डायनेस्टी का वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें टीयर देखने को मिलता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 एंड टीयर 5। टीयर 5 अगर हम देखते हैं तो एकदम ही जो गांव होता है जो विलेज होता है उस पर हम आते हैं। टीयर 4 भी अगर हम देखते हैं तो उसी लेवल पर हमें देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे पहले टीयर 1 अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें किंगडम, है ना। टीयर 1 में क्या रहेगा, पूरा जो किंगडम है हेड किसके द्वारा किया जाएगा, एकदम ही आसान है, किंगडम हेड किसके द्वारा किया जाएगा, राजा के द्वारा, है ना, राजा और उसकी काउंसिल जो है। अब यहाँ पर एक नया ऑफिस भी हमें देखने को मिलता है जो कि है एक फॉरेन मिनिस्टर के तरह। ये ऑफिस जो है ये जो मिनिस्टर है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सान्वी विग्रहिका। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा आ सकता है कि ये हमें कौन से एम्पायर में देखने को मिलता है। ये जो ऑफिस है ये असिस्ट करते थे राजा को। उसी के साथ साथ जब हम टीयर 2 देखते हैं तो वहां पर हमें भोजास जो है ये देखने को मिलता है, भोजास या फिर देसास या फिर भुक्ति ये हमें देखने को मिलता है। और ये हेड किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हेड किया जाता है ऊपरिकास के द्वारा। देखिए जो नाम होते हैं ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है ये हमें कौन से एम्पायर की देखने को मिलती है, या फिर ये जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज है ये हमें किसकी याद दिलाती है, मतलब किसके लिए इसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। टीयर 3 अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है प्रदेश, ठीक है, प्रदेश। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आदिस्थना है ये भी इसे कहा जाता है। और ये हेड किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हेड किया जाता है आयुक्तास के द्वारा। जो आयुक्त है आज भी हमें वो नाम जो है वो देखने को मिलता है आयुक्तास के द्वारा। और ये जो लोग थे मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए जो ऊपरिकास है जो आयुक्तास है ये भी यहाँ पर राजा को असिस्ट किया करते थे। तो इस तरीके से राजा और उसकी काउंसिल जो है उसमें हमें ये लोग तो देखने को मिलते ही थे। और एक जो फॉरेन मिनिस्टर जिसे सान्वी विग्रहिका जो है ये कहा जाता है ये भी इसमें शामिल होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जितना सिंपलिस्टिक हो सके आप खुद किताबें पढ़ के देखिए कितना मुश्किल होता है, कितना डिफिकल्ट है याद रखना, लिंक जुड़ाना। इसलिए मैंने एकदम ही आसान इसमें आपको पूरा जो यहाँ पर एक स्लाइड में
पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और वो भी एकदम ही आसान तरीके से, मतलब देखकर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा इसको ये कर रहा था, इसको ये कर रहा था, इसको हेड कौन कर रहा था, है ना। फिर हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो वीटी मतलब जो विलेज है वो देखने को मिलता है, और टाउन जो है ये देखने को मिलता है। अब वीटी जो है इसे हेड कौन करता था, टाउन को हेड कौन करता था। तो अगर हम वीटी देखते हैं तो उसे हेड किया जाता था ग्रामपति के द्वारा, ग्रामपति जो है उसके द्वारा हेड किया जाता था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें कुतुम्बीस और महात्रास जो है ये भी देखने को मिलते थे, विलेज लेवल के ऑफिसर्स। तो विलेज लेवल के ऑफिसर्स ये जो नाम है ये भी आपको सीधा एग्जाम में आ सकता है कि किसके लिए उपयोग किया जाता था। अगर हम टाउन की बात करते हैं तो टाउन को हेड करते थे गिल्ड मर्चेंट्स। अब ये जो गिल्ड मर्चेंट्स है इसके बारे में एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो गिल्ड मर्चेंट्स अगर हम देखते हैं तो इनको क्या है, सार्थवाहा, ठीक है, ये मतलब नगर जो हमें देखने को मिलते हैं हेड, वो यहाँ पर टाउन जो है उसको हेड करते थे। और उसी के साथ ग्राम सभा जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जोर इसलिए दे दे के बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो नाम है ये मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है याद रखना, थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये जो पीपीटी है इसको आप मतलब रोज पढ़िए। मैं तो आप बोल रहा हूँ रोज पढ़िए, मतलब यही नहीं, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर जो है उसका सिमिलर रेप्लिका यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। याद अगर आपको आ रहा होगा, ये जो है रेप्लिका अगर हमें देखे तो इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इसको आप याद करिए, मौर्यन एम्पायर जो उसको भी बार बार पढ़िए, एक हफ्ते तक अगर आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। आप ये वाला जो है ये वाला पढ़िए, एक हफ्ते तक पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद जरूर कीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम पर, जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसा था। अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो वहां पर सिविल और जो क्रिमिनल कोड्स है वो हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा डीप में चले गए, और डीप में जाकर उन्होंने जो कोर्ट्स है उसी के साथ लॉज को भी बायफर्गेट कर दिया। मतलब सिविल और क्रिमिनल लॉज जो है ये भी अब हमें अलग अलग देखने को मिल रहे थे। तो अगर हम लेवल ऑफ जुडिशरी देखते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे नीचे अगर हम देखते हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं तो विश्यपटीज जो है ये देखने को मिलती है। प्रोविंशियल लेवल देखते हैं तो उपरिकास ये देखने को मिलता है। सेंट्रल लेवल चीफ जस्टिस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर महानिध्याका ये देखने को मिलती है। और अगर हम डिसीजन जो है ब्राह्मण प्रीस्ट के द्वारा जो किंग है उनके द्वारा, मतलब सुप्रीम जुडिशियल पावर, राजा बोले दाढ़ी हाले, इस तरीके से राजा जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। तो इस तरीके से हमें जुडिशियल लेवल जो है ये देखने को मिलती थी। तो ये जुडिशियल लेवल कहाँ पर थी, ये कहाँ पर थी, मैच द पेयर में आपको आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर हम लीगल सिस्टम की फीचर्स की बात करते हैं, काफी एलॉबरेटेड लॉज हमें देखने को मिल रहे थे। लॉज जो है ये बेस थे वर्ण हायरार्की पे, और फर्स्ट टाइम सिविलर और क्रिमिनल लॉज जो है ये भी क्लियरली यहाँ पर डिमार्केट किए गए थे कि ये जो है ये सिविल लॉज है, ये जो है ये क्रिमिनल लॉज है। तो सिविल लॉज क्रिमिनल लॉज मतलब क्या, सिविल लॉज जैसे कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसके डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिल रहे थे। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो लैंड टैक्स है वो भी हमें देखने को मिल रहे थे। वो हम एग्रीकल्चर में देखेंगे, जब एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक लाइफ है उनकी वो देखेंगे, उसमें हम बहुत सारी चीजें इसके बारे में भी जानेंगे कि लैंड टैक्स जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ लैंड ग्रांट जो है, ठीक है, ग्रांट जो है वो भी हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आ गई थी। इसलिए सिविल लॉज जो है जिसमें लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स हो तो वो आते हैं। आज भी हम सिविल लॉ में वही देखते हैं, टैक्सेस से रिलेटेड हो, लैंड से रिलेटेड हो तो वो आते हैं। क्रिमिनल लॉ में अगर हम देखते हैं तो थेफ्ट अगर देखते हैं, अडल्ट्री अगर हम देखते हैं, है ना, तो वो चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर गिल्ड ऑफ मर्चेंट जो है, अगर आपको याद होगा यहाँ पर हमने देखा था कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गिल्ड मर्चेंट्स, है ना, जिसको क्या है सार्थवाहा ये जो कहा जाता है। तो गिल्ड ऑफ मर्चेंट जो है और आर्टिसन जो है ये गवर्न किए जाते थे बाय देयर ओन लॉज, खुद के लॉज के थ्रू गवर्न किए जाते थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, कैपिटल पनिशमेंट जो है वो किसी को भी नहीं दी गई थी। ऐसा रिपोर्ट किया गया है फाहिन के द्वारा, जो चाइनीज ट्रेवलर था उसके द्वारा। अगर आपको याद होगा जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर में कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जाती थी, है ना, और उसको ये भी किया जाता था कि भैया तुमको वक्त दिया जा रहा है तुम अपना सुधार लो, ठीक है, जिससे कि तुमको अगला जन्म जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कैपिटल पनिशमेंट हमको देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा फाहिन जो है उसके द्वारा देखने को मिलता है। अब फाहिन अकाउंट अगर हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, फाहिन के हिसाब से हमें कैसा देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है लिबरल था देन दैट ऑफ मौर्यंस, मतलब मौर्यन जो उनका रिजिड था, यहाँ पर हमें लिबरल जो है वो देखने को मिल रहा था, ऐसा यहाँ पर फाहिन के द्वारा बोला गया है। उसी के साथ साथ इंपेरियल गुप्ता जो है वो बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। दोज रीजन्स जो एक्सेप्टेड है सीजनसी से, मतलब क्या है, जो जिन्होंने सीज किया हुआ है, जो ले लिए गए हैं,
उन रीजन्स पर बिल्कुल भी इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता था। उसी के साथ साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी इफिशियंट था, रोड जो है वो काफी सेफ थे ट्रैवलर जो है उनके लिए। उसी के साथ साथ जो थीव्स है वो हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलते थे, मतलब जो चोरी चकाटी है वो यहाँ पर नहीं होती थी। कोई भी स्पाई जो है वो नहीं था। अगर आप मौर्यन एम्पायर देखोगे वहां पर स्पाई सिस्टम देखने को मिल रही थी, यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। उसी के साथ साथ पनिशमेंट जो है वो भी इतने सीवियर नहीं थे। फाइन जो है वो इम्पोज की जाती थी, वॉज अ कॉमन पनिशमेंट, मतलब ज्यादा कुछ हुआ है तो भैया फाइन जो है वो उतना दे दो और चलो चले जाओ, ठीक है। कोई भी यहाँ पर इंटरफेरेंस जो है इंडिविजुअल्स लाइफ पे वो नहीं था, मतलब यहाँ पर आपको लिबर्टी जो है वो दी जा रही थी कि अपने हिसाब से जिंदगी आप जी सकते हो, अपने हिसाब से आप जिंदगी जियो, है ना। यहाँ पर लोगों की मूवमेंट जो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते हो, आप वहां पर नहीं जा सकते हो। लार्ज डिग्री ऑफ पर्सनल फ्रीडम जो है वो यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा था, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उसका सही उपयोग जो है वो गुप्ता एज में हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अगर हम इंडियन फ्यूडलिज्म देखते हैं तो उसके सीड्स यहाँ पर बोए जा रहे थे। फ्यूडलिज्म मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जमींदार, आप समझ लीजिए एकदम हमारे लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जमींदार, उसके पास जमीन से रिलेटेड अधिकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है और टैक्सेशन वाले राइट्स है ये दोनों उसके पास रहेंगे, लेकिन उसके बदले में जो राजा है उसको मिलिट्री सपोर्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर जमीन है तो उस पर मैं कर जो है वसूल कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मैं जो राजा है उनको मिलिट्री सपोर्ट मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें इंडियन फ्यूडलिज्म जो है उसके सीड्स गुप्ता एज में देखने को मिलते हैं। कैसे? लैंड ग्रांट जो है वो काफी प्रिविलेंट थे पोस्ट वैदिक पीरियड में, ठीक है। हाउएवर ये वाइड स्प्रेड हो गए थे सातवाहना डेक्कन में, जो सातवाहना थे उस टाइम पर, शाका जो वेस्टर्न इंडिया में थे उस टाइम पर, और पलावा जो साउथ इंडिया में थे उस टाइम पर। और ये जो सिस्टम है गुप्ता यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर लैंड ग्रांट जो है सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया इसे, ठीक है। मतलब क्या है, लैंड ग्रांट करना, ठीक है। ये जो सिस्टम है लैंड ग्रांट की ये बाद में एक्सीलरेट हो गई पोस्ट गुप्ता पीरियड में, और आइडियल कंडीशन जो है यहाँ पर बन गई इंडियन फ्यूडलिज्म के लिए, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हमें मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफी इसके इंस्टेंस जो है वो देखने को मिलते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं गुप्ता लैंड जो है 3 टाइप की ग्रांट्स हमें देखने को मिलती थी, रिलीजियस ग्रांट, इंस्टीट्यूशनल ग्रांट और सेक्युलर ग्रांट। अगर हम रिलीजियस ग्रांट की बात करते हैं तो सबसे पहले रिलीजियस ग्रांट जो है वो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, इंडिविजुअल्स को कलेक्टिवली। यहाँ पर इसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय ग्रांट। ब्राह्मण जो है उसको दिया जा रहा है तो ब्रह्मदेय ग्रांट जो है ये यहाँ पर इसको बोला जाता था। नाम आ सकता है सीधा, ब्रह्मदेय ग्रांट जो है किसके लिए रहता था, तो जो लैंड ग्रांट है ये दी जा रही है। दूसरा इंस्टीट्यूशनल अगर हम देखते हैं तो ये ग्रांट जो है इंस्टीट्यूशंस को दी जाती थी, जैसे कि टेम्पल्स बोलिए, मोनास्ट्रीज बोलिए, है ना। तो इसे देवग्रह या फिर देवानंद ये यहाँ पर बोला जाता था, देवदान, ठीक है, देवानंद नहीं, देवदान। तो देवदान जो है ये बोला जाता था। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देवदान क्या है ये आपको सीधा एग्जाम में आ सकता है। फिर सेक्युलर ग्रांट है, मतलब यहाँ पर सेक्युलर ग्रांट जो है ये यहाँ पर क्राउन ऑफिसर्स है उनको दिया जाता था, क्राफ्ट गिल्ड्स को दिया जाता था, मिलिट्री कमांडर्स है उनको दिया जाता था रेयर ओकेजन्स पर। तो ये जो ग्रांट्स है इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, इनकी जो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है उसके बारे में पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो इंडियन फ्यूडलिज्म है, डिसेंट्रलाइजेशन है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था, मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर। क्योंकि बट ऑब्वियस है ना कि यहाँ पर किसी और को अगर हम पावर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर राज्य स्टेट है, हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म है ना, हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। और अगर हम लोकल बॉडीज देखते हैं, मतलब पंचायती राज म्यूनसिपालिटीज देखते हैं, तो और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है। तो फर्क क्या है, किस बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि उनको ऑटोनॉमी मिल रही है, वो अपना कर वसूल कर सकते हैं, जो स्टेट से उनके पास ये पावर है, जो लोकल बॉडीज है उनको ये पावर दी गई है, इसलिए हम बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं गुप्ता फ्यूडेटरी सिस्टम जो है इसे यहाँ पर समन्ता सिस्टम जो है ये भी कहा जाता था, या फिर समानता सिस्टम, ठीक है, मतलब सब समान, यहाँ पर कोई भी ऊपर नहीं कोई भी नहीं, सब समानता सिस्टम, ठीक है। इस तरीके की भी सिस्टम यहाँ पर कही जाती थी। इसमें क्या था कि ये जो नाम है दिया गया है टू ट्रिब्यूटरी किंग, ठीक है, और लैंडेड चीफ्स जो यहाँ पर पीस ऑफ लैंड जो है वो ग्रांट करते थे, ग्रांट किए जाते थे राजा के द्वारा, और उसके बदले में उनको यहाँ पर क्या है मिलिट्री ड्यूटीज जो है वो देना पड़ता था। मतलब यहाँ पर राजा है, यहाँ पर किंग है, किंग ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ग्रांट कर दिया कि भैया तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर जो तुमको कर वगैरह वसूल करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स तुम्हारे पास है, जैसे भी तुमको एडमिनिस्टर करना है इस जमीन को तुम एडमिनिस्टर करो, इसके बदले में हमको से मिलिट्री सपोर्ट जो है वो तुमको देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर समानता सिस्टम ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इम्प्लीकेशन जो है डिसेंट्रलाइजेशन की, गुप्ता पॉलिसी
ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर, इसने यहाँ पर जो लेयर्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस में वो क्रिएट कर दिए कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हर किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और रिस्पॉन्सिबल किसको है, राजा जो है उसको रहेंगे। उसी के साथ सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज जो है वो यहाँ पर अलाउड कर दी गई थी कि आप खुद गवर्न कर सकते हो। यहाँ पर जो है इसको काफी पावर मिल गई, क्योंकि यहाँ पर इसे जो महामंडलेश्वर है ये भी यहाँ पर कहा जाता था। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किससे रिलेटेड है, सीधे आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब अगर हम सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, अब तक हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको पूरा समझ में आ गया कैसे पॉलिटिक्स जो है वो किया करते थे, मतलब लिबरल थी अगर हम अच्छे तरीके से देखें। उसी के साथ प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम मौर्यन एम्पायर देखते हैं तो ज़्यादा सेंट्रलाइज था। उसी के साथ यहाँ पर जो ग्रांट्स है, लैंड ग्रांट है, वो हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम आती है। अगर आपको याद होगा तो वर्ण सिस्टम हमें देखने को मिल रही थी। वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हमें देखने को मिलते थे, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, गुप्ता एज में क्या होता है कि ये जो वर्ण सिस्टम है इसमें एक और आ जाता है एलिमेंट, वो क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो थे ही, लेकिन अब यहाँ पर अनटचेबल्स जो है वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। अनटचेबल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक नई जो ये है वो हमें इमर्ज होती हुई देखने को मिलती है। प्यूरिटी और पोल्यूशन यहाँ पर इमर्ज हो जाता है। क्लियर है, मतलब अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का जो व्यवहार है वो यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ये ज़्यादा रिजिड नहीं थी। आपने अगर देखा होगा कि मोस्टली जो क्षत्रिय है, देखिए ब्राह्मण्स है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो रूल करने का काम होता है, जो राजा होता है, वो मोस्टली क्षत्रिय जो है वो हमें देखने को मिलता है ना, क्षत्रिय देखने को मिलता है, क्योंकि उनका काम है रूल करना। लेकिन जो गुप्तास है वो हमने देखा है कि वैश्यस थे, है ना, तो वैश्यस जो है वो यहाँ पर रूल कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्या रखी थी, लिबरल रखी थी, कि मतलब ऐसा नहीं कि यही होगा। बहुत सारे ऐसे भी हमें देखने को मिले कि ऊपर के जो लोग हैं वो नीचे का काम कर रहे थे, नीचे के जो लोग हैं वो ऊपर का काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा था, मतलब कास्ट और ऑक्यूपेशन जो है उसकी जो लिंक थी वो काफी वीकेंड हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है वो ऑक्यूपेशन ऑफ लोअर कास्ट एडॉप्ट कर रहे थे, वैश्य, शूद्र जो है वो अपर कास्ट का काम जो है वो एडॉप्ट कर रहे थे। कंडीशन जो है शूद्रस की वो यहाँ पर इंप्रूव हो गई थी, वो फार्मर्स बन रहे थे, है ना, खुद को काफी अपग्रेड जो है वो उन्होंने किया था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो दूसरी कास्ट है उसकी भी प्रोग्रेस यहाँ पर अलाउड जो है वो कर दी गई थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम नई कास्ट देखते हैं तो इसमें हमें एक जो चांडलाज है ये देखने को मिलते हैं। चांडलाज जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, मतलब अनटचेबिलिटी जो है वो यहाँ पर उभर कर आती है। तो चांडलाज अगर हम देखते हैं तो किससे एसोसिएटेड है, गुप्ता एज जो है इससे एसोसिएटेड है, और वो भी जो एकदम अनटचेबल्स है उनके कंसर्न में ये नाम जो है वो दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस जो अनटचेबिलिटी की शुरू हो जाती है, देयर कंडीशन रीच्ड नादीर। अब यहाँ पर फीन जो है इसने मेंशन किया है चंडलाज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, सेग्रीगेट जो है वो यहाँ पर कर दिए गए, और बाहर विलेज के बाहर जो है वहां उनको फोर्स किया गया कि भैया तुम वहां रहो, ठीक है। और अनटचेबल जो है वो मतलब आप समझ लीजिए कि स्ट्रीट पर अपर कास्ट के पास नहीं आ सकते थे, है ना, एकदम दूर रहकर उनको इस तरीके से रहना पड़ता था। उसी तरीके से उनकी परछाई जो है वो भी अगर पड़ जाती है तो भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते थे। अपर कास्ट जो है उनको रिचुअल बाथ जो है वो भी लेना पड़ता था अगर वो किसी प्रॉक्सिमिटी में भी आ जाते हैं अनटचेबल्स के, मतलब अगर प्रॉक्सिमिटी आसपास भी अगर आ जाते हैं तो फिर भी उनको बाथ जो है, नहाना जो है वो करना पड़ता था। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, चंडलास आपको याद रखना है। उसी के साथ यहाँ पर हमें एक्यूलरेशन जो है ये देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंट फीचर है कास्ट सिस्टम का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप है उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया था, ट्राइबल ग्रुप जो है वो भी इसमें एसोसिएटेड हो गए थे, ठीक है। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जो ये है वो काफी लिबरल कर दी गई थी, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते थे। फिर जो चंडलास है वो एक नई सिस्टम आ गई थी, और यहाँ पर एक्यूल्ट्रेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनका भी यहाँ पर हमें एंट्री जो है वो देखने को मिल रही थी, मतलब कास्ट सिस्टम जो है उसमें आ गई थी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था इसलिए, बट ऑब्वियसली कि उनका इन्वॉल्वमेंट जैसे जैसे हम यहाँ पर हमारे कंडीशन में डिसेंट्रलाइजेशन किए, पहले सेंटर फिर स्टेट फिर लोकल बॉडी, तो यहाँ पर जो लोकल बॉडी के लोग हैं वो भी तो आएंगे। लिबरल लैंड ग्रांट जो है वो दिए जा रहे थे, है ना, मतलब फॉरेन ग्रुप जो है, सिर्फ ट्राइबल ग्रुप ही नहीं तो फॉरेन ग्रुप जो है वो भी इसमें शामिल होते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। तीन पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। महिलाओं की कंडीशन, विमेन की कंडीशन अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की कंडीशन जो है काफी मिजरेबल हो गई थी, काफी मिजरेबल हो गई थी। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, ध्यान देना आपको, गुप्ता एज में बहुत मिजरेबल हो गई थी।
मतलब उनको यहाँ पर जो रिलीजियस टेक्स्ट है जैसे कि पुराण हो गए, है ना, ये पढ़ने से मना कर दिया जाता था, प्रोहिबिट। सती जो है ये प्रैक्टिस की जाती है। सती मतलब आपको पता होगा कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको भी उसके साथ मतलब सती जो है वो लेना पड़ेगा। उसी के साथ साथ मनुस्मृति जो है सजेस्ट करती है अर्ली मैरिज जो है गर्ल्स की, ये यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी सोसाइटी में। उसी के साथ साथ मतलब जो स्वयंवर है, स्वयंवर आपको पता होगा, मतलब वहां पर बहुत सारे खड़े रहते हैं और जो आपको लगता है कैपेबल है वो आप चुनते हो, है ना। तो लेकिन वो भी अब बंद किया गया था, ठीक है। और कास्ट जो एंडोगेमी है वो यहाँ पर काफी रिजिड हो गई थी अगर हम अर्लियर टाइम से देखते हैं तो, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अनुलोमा है, जो प्रतिलोमा है, ये भी यहाँ पर एक्नॉलेज किया जाता था। तो अनुलोमा प्रतिलोमा ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अनुलोमा अगर हम देखते हैं तो मैरिज ऑफ हायर कास्ट विथ लोअर कास्ट वुमेन, और अगर हम प्रतिलोमा देखते हैं तो मैरिज ऑफ लोअर कास्ट मैन विथ हायर कास्ट वुमेन। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम रिलीजन देखते हैं गुप्ता पीरियड में तो ब्राह्मणिज्म जो है, ब्राह्मणिज्म ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था सुप्रीम, ठीक है। और इसके दो ब्रांचेस थे, वैष्णविज्म और शिविज्म, ठीक है। दो ब्रांचेस हमें देखने को मिलते थे और इसके जो भक्तिज्म है रूट्स यहीं से इमर्ज होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द गुप्ता किंग जो है वो यहाँ पर वैष्णवाइट्स थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द, अगर आपको आए कि ऑल द किंग्स वर वैष्णवाइट्स तो गलत रहेगा, ठीक है। ऑल द किंग्स, ऑल द गुप्ता किंग्स वर शिवाइट्स तो ये गलत रहेगा। मोस्ट ऑफ द गुप्ता किंग जो है वो वैष्णवाइट थे, आपको ध्यान में रखना है। पुराण जो है ये यहाँ पर कंपोज किए गए थे, ठीक है। और अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो जनरली काफी प्रिविलेंट था नदन इंडिया में, ठीक है। कश्मीर बोलिए, अफगानिस्तान बोलिए, स्वैट वैली में बोलिए, ठीक है। बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म जो है वो यहाँ पर काफी सपोर्ट जो है गुप्ता किंग्स का वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर हम जैनिज्म देखते हैं, क्रिश्चियनिटी देखते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलैरिटी जैनिज्म को नहीं मिली थी। अगर खासकर आप मर्चेंट कम्युनिटी देखते हो तो वहीं तक वो सीमित जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। ग्रेट जैन काउंसिल जो है हेल्ड की गई थी वलाभी में, और जैन कैनॉन जो है ऑफ यहाँ पर श्वेतांबर्स ये यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर जैनिज्म बुद्धिज्म जो है हम सेपरेट लेक्चर में डिटेल में पूरा का पूरा देखेंगे, कैसे इमर्ज हुआ है, क्या हुआ है, फिर डिक्लाइन कैसे हुआ है, पूरा हम देखने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्रिश्चियनिटी अगर हम देखते हैं तो अराइव हुई थी इंडिया में, लेकिन वो मालाबार रीजन जो है वहीं तक कन्फाइंड हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो डायनेस्टी का सिग्निफिकेंस है, डायनेस्टी डिक्लाइन क्यों हुई, कैसे हुई, और बाकी कुछ फैक्ट जो है उससे भी समझने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की तो गुप्ता एज में हमें प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमी एंड टर्शियरी इकोनॉमी, तीनों तरीके की इकोनॉमी जो है वो देखने को मिलती है। प्राइमरी इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर जो है ये लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था गुप्ता एम्पायर में। ध्यान देना है आपको, मेन ऑक्यूपेशन कौन था, एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता था। और उसी के साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस जो है वो भी एग्रीकल्चर में नहीं था। जैसे कि आपको यही उगाना पड़ेगा, आपको यही बेचना पड़ेगा, आपको यही कीमतों में बेचना पड़ेगा, कुछ भी इंटरफियरेंस नहीं था। मतलब जैसे हमें फिलोसॉफी देखने को मिलती है ना, गवर्नमेंट शुड हैव नो बिजनेस इन बिजनेस, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता था एग्रीकल्चर के इसमें। अब देखिए जो लैंड है वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी, अगर हम वो एरिया देखते हैं तो काफी फर्टाइल लैंड हमें देखने को मिलती है, और इसीलिए जो इरिगेशन है काफी सिंपल हो जाता था। अगर हम सेकेंडरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें क्लोथ सेंटर्स, सिल्क इंडस्ट्री ये हमें देखने को मिलती है। जो ऑर्नामेंट इंडस्ट्री है उसमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सभी तरीके के धातु जो है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए वो हमें देखने को मिलते हैं। पर्ल इंडस्ट्री बोलिए, पोट्री इंडस्ट्री बोलिए, तो सभी तरीके की जो इंडस्ट्रीज है वो हमें सेकेंडरी इकोनॉमी में देखने को मिलती थी। वही अगर हम बात करते हैं टर्शियरी इकोनॉमी की, टर्शियरी इकोनॉमी मतलब जो ट्रेड हमें देखने को मिलता था, तो इसमें हमें गिल्ड सिस्टम जो है वो देखने को मिलती थी। अगर आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें मर्चेंट गिल्ड जो है वो देखने को मिलते थे, और वो अपने खुद के ही लॉज जो है वो बनाते थे, है ना। तो गिल्ड सिस्टम मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए कि यूनियन, एक एसोसिएशन, ठीक है। तो गिल्ड सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मर्चेंट जो है उन्होंने गिल्ड ऑर्गेनाइज किया जिससे कि उनकी एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज कर सके। गुप्ता एज में जो एक्टिविटीज है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी इन लोगों की, लेकिन जब गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हुआ तो इनकी भी जो एक्टिविटीज है वो डिक्लाइन होती हुई हमें देखने को मिलती है। गिल्ड ऑफ मर्चेंट और आर्टिसंस जो है वो उनके खुद के लॉज के थ्रू ही गवर्न करते थे, जैसे हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी देखा था, उनके खुद के अपने लॉज बनाते थे और उस हिसाब से ही वो किया करते थे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट जो है, बहुत सारी इकोनॉमीज अगर आप देखोगे गवर्नमेंट जो उनका काफी इंटरफेरेंस होता है कि जो ट्रेड है वो इसी तरीके से होगा, आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इसी तरीके से आप यही सेल कर सकते हो, यही कर सकते हो, काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन वहां पर उनके खुद के लॉज वो बनाते थे कि हमें करना है तो हम हमारे खुद के लॉज बनाएंगे, कैसे हमें ट्रेड जो है उसको आगे बढ़ाना है। उसी के साथ अगर हम कॉइन्स की, करेंसी की बात करते हैं तो कॉइन्स में हमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सभी तरह के कॉइन्स देखने को मिलते थे।
गोल्ड कॉइन्स इतने ज्यादा फैले हुए थे, इतनी ज्यादा सर्कुलेशन में थे, उससे पता चलता है उनकी इकोनॉमी जो कितनी ज्यादा फ्लरिशिंग है, कितनी बड़ी है। क्योंकि जितने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स रहेंगे उतने ही में पता चलेगा कि भैया बहुत जबरदस्त तरीके की उनकी इकोनॉमी जो है फ्लरिश हो रही थी। कॉइन जो है चंद्रगुप्ता के, देखिए चंद्रगुप्ता मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य की बात नहीं हो रही है, ये चंद्रगुप्ता मतलब कौन है, चंद्रगुप्ता वन है ना, चंद्रगुप्ता टू, हमें दो चंद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम चंद्रगुप्ता की बात करते हैं, मतलब चंद्रगुप्ता वन की बात करते हैं, तो उसमें हमें गोल्ड कॉइन्स पर कौन सा चिन्ह देखने को मिलता है, गरुड़ा जो यहाँ पर स्नेक का शिकार कर रहा है। दूसरा, अगर हम समुद्रगुप्ता देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो वीणा जो है वो बजा रहा है, इससे उसका जो कीन इंटरेस्ट है वो देखने को मिलता है, सोशल लाइफ में देखा था ना हमने। उसी के साथ साथ अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड काफी ज्यादा फल रहा था। तो इसमें ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे। तो मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज जो है उसमें हमें कॉटन क्लॉथ, सिल्क, स्पाइसेस एंड सैंडल, इंडिगो, उसी के साथ लेदर गुड्स, उसी के साथ यहाँ पर आयरन प्रोडक्ट्स बोलिए, आइवरी बोलिए, पर्ल बोलिए। उसी के साथ रोमन्स जो है उनके साथ भी ट्रेड हमें देखने को मिल रहा था, जो रोमन एम्पायर है उसके साथ भी जो ट्रेड है वो हमें देखने को मिल रहा था। तो उसमें अगर हम बात करते हैं रोमन एम्पायर की, तो उसमें भी काफी ज्यादा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी देखने को मिल रहा था। अब ये कैसे पता चलता है, जो कॉइन्स है वो अगर सेम वो एरिया में भी देखने को मिले, मतलब ये यहाँ पर भी उनका ट्रेड जो है वो चल रहा था, है ना। उसी के साथ इथोपिया बोलिए, पर्शिया बोलिए, अरेबिया बोलिए, तो सभी तरफ इनका जो ट्रेड है वो हमें देखने को मिल रहा था। उसी के ईस्ट एशिया, श्रीलंका, इसके साथ भी उनका ट्रेड था। चाइना है फॉर चाइनीज सिल्क, इसका भी ट्रेड हमें देखने को मिलता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग जो है किस तरीके से चलती थी, काफी बड़े बड़े रूट थे। सिल्क रूट जो है वो भी हमें देखने को मिलता था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें हमें पोर्ट जो है ना वो भी देखने को मिलते थे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आसपास कहीं देखोगे तो कल्याणा जो ठाणे है ये पोर्ट हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ हमें तमरापत्ती यहाँ पर इधर जो पोर्ट है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो भ्री बुचका है वो पोर्ट देखने को मिलता है, घंटासाला पोर्ट देखने को मिलता है, उसे यहाँ कदूरा पोर्ट जो है ये देखने को मिलता है, चावल देखने को मिलता है। तो इतने सारे मेजर पोर्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं गुप्ता एम्पायर। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी मेजर एक्सपोर्ट कम्युनिटीज देखते हैं तो उसमें स्पाइसेस बोलिए, सैंडलवुड बोलिए, सिल्क एंड कॉटन बोलिए, लेदर बोलिए, पर्ल बोलिए, हिमालयन सेंट्स बोलिए, तो ये एक्सपोर्टिंग कम्युनिटीज थे। मतलब ये क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते थे। तो आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से गुप्ता पीरियड में मेजर एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज थे। उसी के साथ जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ देते थे, लेते नहीं थे, लेते भी थे। इंपोर्टिंग कमोडिटीज कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर हॉर्सेस, उसी के साथ लेड, उसी के इथोपियन आइवरी, गोल्ड, कॉपर, चाइनीज सिल्क, तो ये सारे हमारे मेजर इंपोर्टिंग कमोडिटीज थे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको डाउट नहीं रखना है कि हमारे एक्सपोर्टिंग कौन से थे और इंपोर्टिंग कौन से थे। गोल्ड यहाँ पर हमारा इंपोर्टिंग कमोडिटी था, है ना। आज के टाइम पर भी हम बहुत ज्यादा गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करते हैं। उसी के साथ अगर हम साइलेंट फीचर देखते हैं गुप्ता इकोनॉमी के, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर गिल्ड सिस्टम जो है काफी फ्लरिशिंग थी। उसी के साथ साथ फ्लरिशिंग ट्रेड था, ट्रेड काफी ज्यादा अच्छा था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पोर्ट्स है उससे भी काफी अगर आप कस्टम रेवेन्यू देखो तो वो देखने को मिलता था। लोगों की हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो सहूलत है वो काफी ज्यादा दी जाती थी, उनको इंडिपेंडेंस जो है वो काफी ज्यादा, ऑटोनॉमी जो है काफी ज्यादा मिली हुई थी। तो लोग अच्छा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा फ्लरिश हो रहा था। वेरियस टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए गए थे। टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं उसमें हमें बाली, मतलब ये वॉलंटरी था मौर्यन एरा में, लेकिन ये कंपलसरी हो गया था गुप्ता एरा में। ठीक है, बाली ये टैक्स था, मतलब एग्रीकल्चर के सिलसिले में अगर हम देखते हैं। भागा मतलब ये रॉयल शेयर था सभी प्रोड्यूसर्स पर, ठीक है, 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस। भोगा अगर हम देखते हैं तो ये टैक्स है इन काइंड ऑफ गिफ्ट्स, फ्लावर्स, बूट्स, फ्रूट्स। उसी का जो हिरण्य है ये मतलब एक टैक्स जो है वो कैश में, गोल्ड बोलिए, है ना, उसमें पे किया जाता था। यहाँ पर हिरण्य मतलब क्या होता है, गोल्ड। उसी के साथ हमें जो कुल व्यापा है, द्रोण वापा है, ये हमें मेजरमेंट ऑफ लैंड देखने को मिलती थी। भैया लैंड जो है वो मेजर की जा रही है। तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार आपको टर्मिनोलॉजीज पूछ लेते हैं, भागा मतलब क्या है, भोगा मतलब क्या है, ऐसे आपको टर्मिनोलॉजीज जो है अक्सर वो पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी काफी ज्यादा फ्लरिश हो रही थी। मतलब आप बोलिए प्राइमरी सेक्टर बोलिए, सेकेंडरी बोलिए, टर्शरी बोलिए, सभी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फूल रहे थे। अब यहाँ पर इकोनॉमी जो है जो हुना इन्वेजन हुआ था उसके बाद से
क्योंकि हुना इन्वेजन जो है ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन होने का। तो यहाँ पर जो हुना इन्वेजन है वो होने के बाद जो इकोनॉमी है वो भी काफी खराब यहाँ पर चल रही थी। उसकी जो एविडेंसेस है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर डिक्लाइन की जब हम बात करते हैं, गुप्ता एम्पायर जो है उनकी डिक्लाइन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हून इन्वेजन का। जो हून्स थे उनका इन्वेजन, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति माने जाते थे जो हून्स थे, ठीक है, मतलब इतने खतरनाक थे कि कुछ भी कैसे भी चीर फाड़ देंगे, कुछ भी कर लेंगे, कौटिया जो है उसमें क्या क्या पीने लग जाएंगे, तो बहुत खतरनाक तरीके के माने जाते थे। तो जो हून इन्वेजन है, तो हून इन्वेजन जो होता है उसके वजह से गुप्ता डायनेस्टी जो है कंप्लीटली डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अब ये हून जो है वो इतने सक्षम कैसे बनते हैं गुप्ता डायनेस्टी को कुचल दें? क्योंकि देखिए इनकी एक्सीलेंट हॉर्समैनशिप थी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें हैं वो इस तरीके की बनी हुई हो रही थी उस टाइम पर कि हॉर्स पर उनको घोड़सवारी करने के लिए काफ़ी आसानी हो रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, घोड़सवारी बहुत अच्छी तरीके से करते थे जिससे कि वो कहीं भी फटाफट पहुंच सकते थे। दूसरा, ये आर्चर्स जो है काफ़ी अच्छे थे, वो होता है ना पकड़ के सूद दिया सीधा, ठीक है, तो आर्चरी उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, इससे दूर से भी वो किसी को भी मार सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है। हून्स कौन थे? तो ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी, ठीक है, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी। और इसका जो राजा अगर हम देखें तो तोरामाना, ये मोस्ट पॉपुलर किंग जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो नाम सीधा आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन था, तो हून्स का ये एक राजा माना जाता है। कल्लाना अगर हम देखते हैं तो वो और युन तंग संग जो है ये मेंशन करते हैं हिम एज प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बन्ना भट्टा अगर हम देखते हैं तो उसमें रेफर किया गया है टू द हून इन्वेजन एज अ कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। तो यहाँ पर हमें जो बन्ना भट्टा है किसमें, तो हर्ष चरित्र, इसमें हमें देखने को मिलता है कि गुप्ता डायनेस्टी का जो डिक्लाइन है वो हमें हून इन्वेजन की वजह से देखने को मिलता है। तो सीधा क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, सीधे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, जैसे टफनेस बढ़ती जा रही है एग्जाम्स की तो आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के गुप्ता जो है उन्होंने वेस्टर्न इंडिया लूज कर दिया हून इन्वेजन की वजह से, है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड जो है उसमें काफी कटौती उनको देखने को मिली, उसमें काफी बर्बादी जो है उनको देखने को मिली। अब इसमें अगर हम देखते हैं यशोधर्मन मालवा में वन ऑफ द फ्यूडेटरी था गुप्ता का। तो यहाँ पर फ्यूडेटरीज जो है उनकी भी वजह से गुप्ता डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन हो गई। तो ये दो चीजें हमें देखने को मिलती है। हून इन्वेजन तो वो हुआ ही, उसकी वजह से जो वेस्टर्न पार्ट है उसका उनका कब्जा जो है वो छूट गया। वेस्टर्न पार्ट का कब्जा छूट गया तो फिर जो ट्रेड है उनका वो हैम्पर हो गया। ट्रेड जब हैम्पर हुआ तो फिर उनकी जो इकोनॉमी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। इकोनॉमी जब डिक्लाइन होती है तो ओवरऑल जो साम्राज्य है वो भी डिक्लाइनिंग पर चल जाता है। फिर जो फ्यूडेटरीज थे वो यहाँ पर आ गए, है ना। तो यहाँ पर डिक्लाइन में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हून इन्वेजन, है ना, इसने जो पूरी इकोनॉमी है वो पूरी खत्म कर दी थी, पूरी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फ्यूडेटरीज जो है उनका राइज यहाँ पर हुआ। लैंड ग्रांट जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो रिड्यूस हो गया था, क्योंकि लैंड ग्रांट देते थे ना फ्यूडेटरीज को, हमने जो देखा था पॉलिटी में, मतलब पॉलिटिकल जो इसका सिनारियो था। तो लैंड ग्रांट जो दी जाती थी उसमें यहाँ पर रिडक्शन जो है रेवेन्यूज में वो देखने को मिल रहा था। तो फ्यूडेटरीज खड़े हो गए कि भैया हमको ये चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको ऑटोनॉमी चाहिए सब। उसी के साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई। मतलब जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होने की वजह से जो पूरा रीजन है, जो पूरा साम्राज्य है, उसका डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। अब इकोनॉमी का डिक्लाइन इसका प्रूफ कैसे होता है, तो देखिए गोल्ड कॉइन जो इतने ज्यादा फ्लरिश हो रहे थे, इतने ज्यादा बांटे जा रहे थे, है ना, क्योंकि जब इकोनॉमी वो चरम सीमा पर थी उस टाइम पर गोल्ड कॉइन सभी जगह बांटे जा रहे थे। लेकिन बाद में जब हम पीरियड देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है जो गोल्ड कॉइन्स बांटे जा रहे थे उसमें बहुत ज्यादा अलॉय था, मतलब गोल्ड की मात्रा जो है वो कम होती जा रही थी और अलॉयज की मात्रा जो है बढ़ती जा रही थी। इससे हमें पता चलता है कि जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी, इकोनॉमी जो है खराब चल रही थी। देखिए छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन कैसे हमें यहाँ पर इंडिकेशन जो है वो दे देती है। अब फिर हम सक्सेसर किंगडम अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें कई सारे देखने को मिलते हैं। पुष्य बुद्धि जो है थानेश्वरा में, जो यहाँ पर हमें कन्नौज है वहाँ के देखने को मिलते हैं मौखारीज, यहाँ पर मैत्रकाज है वो वल्लभी, उसी चालुक्यास पल्लवास, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीजनल एम्पायर जो है वो बनकर उभरते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो चीजें हैं ये देखने को मिलती है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सक्सेसर किंगडम जो है वो कौन कौन से उभर कर आए थे, हम डिटेल में देखेंगे इनके बारे में, लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस भी काफी बड़ा रहा है गुप्ता डायनेस्टी का। गुप्ता एज जो है इसमें पीस, प्रॉस्पेरिटी, ऑल राउंड प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और आर्किटेक्चर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन फ्लरिश हो रहे थे, बहुत फ्लरिश हो रहे थे। मेन्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन्स में अगर आपको गुप्ता एज के बारे में पूछा जाए तो आपको सिग्निफिकेंस लिखना पड़ता है। यहाँ पर जो कॉइन्स है उसकी मिंटिंग करना वो काफी डेवलप हो गया था।
गोल्ड सिल्वर कॉइन्स जो है लार्ज नंबर में यहाँ पर कार्व किए जा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी हायर ऑर्डर की थी। जुडिशियल सिस्टम जो है वेल ऑर्गेनाइज थी। हमने देखा था सिविल एंड क्रिमिनल कोड, दोनों यहाँ पर कोर्ट हमें देखने को मिलते हैं जिनके सेपरेट सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ लॉज जो है वो भी बनाए गए थे। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड एंड कॉमर्स में अटेंड की गई थी। इसमें यहाँ पर रिलीजन अगर हम देखें उसमें भी काफी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेटलर्जी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, ये भी काफी फ्लरिश हो रहा था गुप्ता एज में। इंडियन आर्ट ये यहाँ पर फ्री हो गया था फ्रॉम गांधारा इन्फ्लुएंस, है ना। प्योर स्टाइल प्रिवेल यहाँ पर हो रहा था, ये हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। उसी के साथ साथ कई सिटीज जो है, बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग जो है वो भी हमें बहुत अच्छा रूप उसका देखने को मिलता है। बाकी अगर हम कुछ फैक्ट देखते हैं तो यहाँ पर स्टेट सील जो है वो गरुड़ा, हमें प्रोबेबली स्टेट सील देखने को मिल रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे चंद्रगुप्त की इसमें हमें देखें गरुड़ा जो है वो शिकार कर रहा है, तो यहाँ पर गरुड़ा जो है वो स्टेट सील होगा, ऐसा यहाँ पर समझा जाता है। तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, कौन सा गुप्ता डायनेस्टी का स्टेट सील था। उसी के साथ साथ अगर हम ब्राह्मण्स की बात करते हैं तो सपोर्ट जो है वो उनको काफी ज्यादा मिल रहा था। तो ब्राह्मणास जो है वो रिप्रेजेंटेड गुप्ता किंग्स, है ना, कि वो कैसा था। ब्राह्मण जो है अगर हम मॉडर्न एज में देखते हैं तो उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, गुप्ता डायनेस्टी में ब्राह्मण्स को काफी ज्यादा रिवाइवल मिल जाता है। उसके वजह से जो ब्राह्मण्स है वो भी अब यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट जो है गुप्तास को देते थे कि भाई ये जो है सीधे भगवान के रूप है और भगवान के ही आदेश जो है इनके मुख से हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब गुप्तास अगर हम देखते हैं ओरिजिनली वैश्यास थे, है ना, और फिर उसके बाद क्या हो रहे थे, वो शादियां जो है वो क्षत्रिय से कर रहे थे। तो ये हमें देखने को मिल रहा था किस तरीके से वेल्थ जो है वो भी अक्यूमुलेट होती जा रही थी। न्यूमरस लैंड ग्रांट यहाँ पर हो रहे थे, प्रिविलेजेस जो है वो क्लेम किए जा रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो हमने देखा था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर 4 किंग जो है उनके बारे में बात की गई है जिन्होंने सुदर्शन लेक को यहाँ पर सुधारा है। चंद्रगुप्त मौर्य कंस्ट्रक्ट किया था लेक को। उसके बाद हमें अशोका देखने को मिलता है, रुद्रदमन देखने को मिलता है जो शाका डायनेस्टी थी, और स्कंद गुप्ता जो है गुप्ता एम्पायर, ये हमें देखने को मिलता है। तो 4 राजाओं के बारे में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन यहाँ पर सुदर्शन जो है उससे कनेक्टेड है। तो सुदर्शन लेक से नीचे दी गए में से कौन से राजा कनेक्टेड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कि भैया अलग अलग जो नाम है ये आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ पर स्कंद गुप्ता की जगह पर समुद्र गुप्ता दे दिया जा सकता है। तो ये चीजें आपको पता रहना जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल के जरिए जितने भी राजा हैं उनके बारे में बता दिया है। जैसे कि यहाँ पर श्री गुप्ता हमने देखा है फाउंडर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए चंद्रगुप्ता वन जो है उसे यहाँ पर माना जाता है, उसने यहाँ पर गुप्ता एरा जो है उसकी शुरुआत की, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चंद्रगुप्ता बोलिए, उसके फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसने महाराज खुद को उपाधि दे दी थी। फिर समुद्रगुप्ता अगर हम देखते हैं तो उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता था, है ना। और फिर चंद्रगुप्ता 2 अगर हम देखते हैं तो नवरत्न हमें देखने को मिलता है। नवरत्न हमने देखा था ना, उस पर क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर उसने विक्रमादित्य जो है टाइटल लिया था। फिर उसी के साथ साथ हमें कमर गुप्ता देखने को मिलता है, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी जो उसका फाउंडेशन किया था। उसी के साथ साथ स्कंद गुप्ता देखने को मिलता है, वैष्णवाइट था, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें विष्णुगुप्त देखने को मिलता है, लास्ट नोन रूलर है गुप्ता डायनेस्टी का। तो इस तरीके से हमें जितने भी किंग्स हैं ये देखने को मिलते हैं। टेबल वाइज दे दिया है तो आपको रिवीजन करने में काफी आसानी जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा जो गुप्ता एम्पायर है, गुप्ता डायनेस्टी है, पूरी तरीके से कंप्लीट होती है, खत्म होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पीडीएफ से रिवाइज जरूर किया कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।